हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है। प्लासी का युद्ध जो हुआ 1757 ईस्वी में हुआ, ठीक है। और ये किसके साथ हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुआ था। ओके, प्लासी का युद्ध जो हुआ था उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल गवर्नर जनरल नहीं, सिर्फ गवर्नर, बंगाल का तत्कालीन गवर्नर, तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, ठीक है। और बक्सर के युद्ध में कौन था? तो बेंसी टाट था। ओके, बक्सर बेंसी, इसको तो आप इजी तरीके से याद रख सकते हैं। तो इसमें भी बा है, इसमें भी बा है, ठीक है। बेंसी टाट, ठीक है। बक्सर के युद्ध बेंसी टाट 1764 को, ठीक है। 1764 को बेंसी टाट ये था गवर्नर तत्काल का बंगाल का। बंगाल में अकाल जो 1770 में पड़ा था, ये कौन था उस समय? तो करटियर था। तत्कालिक गवर्नर कौन था? करटियर था। बंगाल में अकाल जब पड़ा 1770 में, वो कौन था उस समय? तो करटियर था, ठीक है। तो डायर की व्यवस्था किससे हो जाएगा उस समय? तो रोजर ड्रैक से हो जाएगा, जो 1765 का डायर की शासन था, द्वैध शासन। ओके, रोजर ड्रैक था तत्कालिक गवर्नर, ठीक है। तो ए का 2, बी का 1, यानी ऑप्शन बी होगा। बुक में ए ऑप्शन दिया हो, ध्यान रखिए, गलत है, ठीक है। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया था। गवर्नर भी यही बना, ठीक है। कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव बना था, ठीक है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। और बेंसी टाट तो जो था वो बक्सर के युद्ध में था। और कार्टियर जो था ये बंगाल में 1770 में जो अकाल पड़ा था ना, उस समय ये गवर्नर था। और रोजर ड्रैक जो था डच शासन 1765 में था तत्कालीन गवर्नर। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था किसने? हेक्टर मुनरो ने। ओके, बक्सर के नेतृत्व में हेक्टर मुनरो सेना का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन तत्कालीन गवर्नर कौन था? वेंसी टाट था। ओके, सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था बक्सर के युद्ध में, और एक गवर्नर तत्कालिक था वेंसी टाट। ओके, 1764 का बंगाल का द्वैध शासन 1765 से 72 तक चला, ठीक है। उस समय तत्कालिक गवर्नर कौन था? रोजर ड्रैक था। ओके, रोजर ड्रैक था। (1758) ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो वो हैदराबाद के निजाम था। ओके, 1758 ईस्वी में वेलेस्ली द्वारा स्वीकार किया गया, सॉरी, हैदराबाद के निजाम के द्वारा स्वीकार किया गया। सब्सिडरी अलायंस को सबसे पहले किसने स्वीकार किया? हैदराबाद के निजाम ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय था। ओके, ये 58 का घटना है, ठीक है, 1758 का। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, ठीक है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि किया गया था। राज्य छप या हड़प नीति जब्ती सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स कहते हैं, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये लास्ट स्टेप था डलहौजी, ठीक है। किया क्या चीज का स्टेप? तो
इनहेंसमेंट ऑफ द एरिया, यानी भारत के क्षेत्रफल को विस्तार करने का। ठीक है। सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा। ठीक है, तो किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था फारसी में जफरनामा। ओके, फारसी में जफरनामा किसने लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था। डाक व्यवस्था, रेलवे दोनों। किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु नानक की जीवनी किसने लिखा था? तो गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गोविंद सिंह ने किया था। ओके, गुरु गोविंद सिंह का खालसा पंथ का प्रवर्तक। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था। ठीक है, किससे पराजित हुआ था 1757 में? क्लाइव से। किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो हैदराबाद के निजाम सबसे पहले किया था। ठीक है, फिर उसके बाद अवध के नवाब भी किया था। जी हाँ, और मैसूर के राजा ने भी वेलेस्ली का सहायक संधि को स्वीकार किया था। ओके, बंगाल का नहीं, बंगाल के साथ तो लड़ाई हुआ था सिराजुद्दौला के साथ। सिख गुरुओं का सही क्रम बताना है। सबसे पहले कौन आया था? तो देखिए, गुरु नानक देव के बाद अंगद आए थे, अंगद के बाद अमरदास आए, अमरदास के बाद रामदास आए, फिर अर्जुन देव आए, फिर उसके बाद तेग बहादुर आया। ओके, कौन कौन आए? अमरदास, रामदास, अर्जुन देव। अमरदास, रामदास, अर्जुन देव हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सिखों गुरुओं का क्रम अगर जानना है तो सबसे पहले गुरु नानक देव, फिर अंगद देव, फिर अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव। अर्जुन देव के बाद आया था अर्जुन, या अर्जन भी कहते हैं। ठीक है, अर्जुन देव। अर्जुन देव के बाद हरगोविंद राय। हालांकि तेग बहादुर आपके जो गुरु थे वो 9वें नंबर पर थे। ठीक है, हरगोविंद आए, हरगोविंद के बाद हर राय आए। ठीक है, हरगोविंद के बाद हर राय, हरगोविंद के बाद हर राय आए। तो ऑप्शन डी। सुगौली की संधि 1816 में किनके बीच हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था सुगौली की संधि। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। डॉक्ट्रिन हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत में झांसी, नागपुर और सतारा लिया गया था। झांसी, नागपुर और सतारा। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में भारतीय विस्तार ये लास्ट स्टेप था, यानी भारत का विस्तार रोकना। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल था कौन? ठगी प्रथा से संबंधित बेंटिंक है। ओके, ठगी से संबंधित कौन है? बेंटिंक है आपका। ठीक है, बोडियार के शासक कौन थे? तो बोडियार के शासक कौन था?
मैसूर की सियासत, वोडियार मैसूर सियासत के शासक थे। वोडियार कौन था? मैसूर सियासत के शासक। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। जी हाँ, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। क्लाइव का बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना था? एक पहली बार 1757 में ही बना जीतने के बाद, या फिर 1758 में? तो 1758 में बना था। ओके। क्लाइव जो बंगाल का गवर्नर बना 1758 ईस्वी में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। और 1758 ईस्वी में क्लाइव का बंगाल गवर्नर। कैनिंग 1858 में आया था, ठीक है। मतलब उस समय वाइसराय वो चुनाया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था कौन? तो विलियम बेंटिक था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वॉरेन हेस्टिंग था। बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग और भारत का विलियम बेंटिक। ओके। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने आते के साथ क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन नीति को समाप्त किया। ओके। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने सर्वाधिक विरोध किया था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में ऐतिहासिक अत्यधिक महत्व था। क्यों था? क्योंकि ये जो था इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया, यानी रास्ता खोल दिया। और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुला गया, ठीक है, खुल गया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? वे अब भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना चाह रही थी, ठीक है। प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? तो अवध को मिलाया था, ब्रिटिश कुशासन के आधार पर। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया है? आदि ग्रंथ संकलित किया है गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया है आदि ग्रंथ। ओके। गुरु नानक के बाद गुरु अंगद के बाद अमरदास, अमरदास के बाद रामदास, ठीक है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो किससे पड़ी थी? 1835 के मैकाले मिनट से। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले मिनट से पड़ी थी। निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो पहले रॉबर्ट क्लाइव, फिर बेंसीटाट, फिर वॉरेन हेस्टिंग, फिर कर्टियर। तो ये आपका सही क्रम है। रॉबर्ट क्लाइव के बाद बेंसीटाट आता है, ठीक है। हालांकि ये 1764 का जो युद्ध हुआ था बक्सर युद्ध, वो बेंसीटाट ही था, ठीक है। कर्टियर था बंगाल में अकाल जब पड़ा था 1770 का, तो वो कर्टियर था बंगाल का गवर्नर, ठीक है। फिर हालांकि इसमें कालानुक्रम बताना है, तो कौन सा सही होगा? पहला नंबर पर रॉबर्ट क्लाइव, फिर बेंसीटाट, फिर कर्टियर, फिर वॉरेन हेस्टिंग आता है, तो ऑप्शन बी, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव, बेंसीटाट, कर्टियर के बाद वॉरेन हेस्टिंग। ओके, वॉरेन हेस्टिंग। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, जी हाँ। कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था, जी हाँ। और उसके पास आधुनिक हथियार थे, जी हाँ।
भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। जी हाँ, राष्ट्रीय भावना का अभाव था। तीनों सही है। ठीक है। भारत में निम्न वायुसरायों के बारे में बताना है आपको। भारत में निम्न वायुसरायों में किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आया था? तो कैनिंग के समय में ही आ गया था। ठीक है। इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कैनिंग के समय में ही आ गया था। ठीक है। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो डलहौजी था डाक टिकट शुरू करने वाला। ओके, डाक टिकट डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने वाला, ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो बेंटिंक को जाता है, विलियम बेंटिक को दिया जाता है। ठीक है। 1829 में खत्म हुआ था, ये पता है। ठगी प्रथा, सॉरी सती प्रथा। तो ठगी प्रथा और सती प्रथा दोनों का अंत किया था विलियम बेंटिक ने। ओके, ठगी प्रथा को भी विलियम बेंटिक ने ही किया था। अवध के ऑटोनॉमी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध का ऑटोनॉमी राज्य के संस्थापक सदात खान बुरहान उल मुल्क था। ओके, बुरहान उल मुल्क था। किसने मीर कासिम तथा शुजा उद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से हार भी गया था? तो शाह आलम द्वितीय ने किया था। ये आया था दरोगा 2024 में। मीर कासिम था, शुजा उद्दौला था और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर के बक्सर का युद्ध लड़ा। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। ठीक है, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच जब लड़ाई हुआ था प्लासी का, तो आलमगीर द्वितीय था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन बना? हेस्टिंग बना था। ओके, वॉरेन हेस्टिंग बना था उत्तराधिकारी। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों ने व्यापारों में छूट का दुरुपयोग किया था। ठीक है, अंग्रेजों ने व्यापार में क्या किया था? बेईमानी किया था। जो छूट होता है ना, उसका बेईमानी कर लिया, दुरुपयोग किया। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला के साथ दिया था। वे सरदार दो थे, मोहनलाल और मीर मदान। ठीक है, मोहनलाल और मीर मदान बनफोड़। ओके, मोहनलाल मीर मदान थे। ओके, काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग मर गए था। लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था जिसके कारण मर गए थे। कहाँ घटी थी? कोलकाता में घटी थी। सिराजुद्दौला ने किया था। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात आरंभ हो गया था, यह किस बंगला कवि ने कहा था? तो नवीन चंद्र सेन ने कहा था। ठीक है, 43 का सी, 43 का ए नवीन चंद्र सेन ने कहा था। शाश्वत दुख काली, जो काला होता है, काली रात का आरंभ हो गया यानी नया हो गया। ठीक है, तो नवीन चंद्र हो गया, काली रात का आरंभ यानी नवीन काला रात हो गया। कौन? नवीन चंद्र सेन। किस इतिहासकार ने 1765 से 72 तक कंपनी के राज्य को यानी दैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य कहा है? यानी जो दैध शासन था उसमें डाकुओं का राज कहा था? तो के एम पन्नीकर था।
ओके, कौन था? के.एम. पन्नीकर। डाकुओं को राज का संज्ञा देने वाला। वैध शासन 1765 से 72 में। ठीक है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, जिसे रिंग फेंस पॉलिसी कहते हैं। रिंग फेंस पॉलिसी ये भी बीपीएससी के क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने चालू किया है। ठीक है, रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। रिंग फेंस पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद का जो बनाया था, कंट्रोल दिया था मोहम्मद रजा खान को। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? रजा खान को। ठीक है, रजा खान को मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया गया। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो राजा सिताब राय को बिहार का नियुक्त किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने नियुक्त किया था। ठीक है, बिहार का राजा सिताब राय को। और मोहम्मद रजा राव को उप दीवान मुर्शिदाबाद का कंट्रोल दिया गया। उप दीवान यानी नियुक्त किया गया। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था रंजीत सिंह ने, शाह शुजा से कोहिनूर हीरा। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पर्टनोवा के युद्ध में हराया, वो कौन था? तो आयरकुट था। ओके, आयरकुट था। हैदर अली को पर्टनोवा के युद्ध में हराया था। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि पर्टनोवा का युद्ध किसके साथ में हुआ था? तो याद रखिएगा, हैदर अली के साथ हुआ था। और इसमें सर आयरकुट ने कूट दिया। ठीक है, कुट दिया हैदर अली को पर्टनोवा के युद्ध में। ठीक है, कुट के पीट दिया, कुट के पीट दिया किसको? हैदर अली को। ठीक है, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कुट के पीट दिया। सर आयरकुट ने हराया हैदर अली को। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे कौन? खड़क सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह था महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी। कौन सही नहीं मिला ये बताना है आपको। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, बिल्कुल सही है। ब्लेज अली ने सहायक संधि लागू की, जी हाँ बिल्कुल सही है। और बेंटिक के समय 1829 का 17वां रेगुलेशन एक्ट सही है, यानी सी गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर सी हो जाएगा। किस गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता एवं धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो अर्जुन देव ने किया था। ठीक है, विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने। ओके, अंगद नहीं बल्कि अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के साथ भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया, वो था बक्सर का युद्ध। ठीक है, प्रभुत्व स्थापित कर दिया अंग्रेजों का, तो वो कौन था? बक्सर का युद्ध। ओके, विजेता तो प्लासी का युद्ध से बना ही, लेकिन अब देखा कि अब हम प्रभुत्व यहाँ स्थापित कर सकते हैं, तो वो था बक्सर का युद्ध। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक है, मराठा और कौन था ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर कौन सुनाया था? तो ये कैनिंग ने सुनाया था। ठीक है, किसने सुनाया था? कैनिंग ने सुनाया था। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? शुकर चकिया के मिसल से संबंधित है। रंजीत सिंह किस चीज से संबंधित है?
शुक्र के संबंधित है। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था बेंटिक ने। ओके, विलियम बेंटिक ने। तथा कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? बेंटिक ने। ठीक है, मैसूर को देखिए, मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया कौन? बेंटिक ने। इसमें देख रहे आय की मात्रा, इसमें मैसूर में भी आय की मात्रा, तो बेंटिक ने मैसूर को लिया, बेंटिक ने मैसूर को लिया। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने। ठीक है, मीर कासिम ने। किसकी समाधि नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह का है नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र स्थल माना जाता है। ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? 1799 में मारा गया। ठीक है, 1799 में मारा गया था। किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी? तो सिराजुद्दौला के काल में हुई थी। ओके, ब्लैक होल की घटना इसी ने किया था। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, खालसा पंथ के प्रवर्तक भी गुरु गोविंद सिंह ही थे। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ करता है, प्लासी का युद्ध। डिंडीगुल नाम क्या है? तमिलनाडु का एक नगर है। डिंडीगुल क्या है? तमिलनाडु का एक नगर है। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो किसके समय में किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग के समय में। ओके, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले गया। ठीक है, मुर्शिदाबाद से हड़पते हुए कलकत्ता ले गया, मुर्शिदाबाद से हड़पते हुए कलकत्ता ले गया, वॉरेन हेस्टिंग ने किया। ओके, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत में। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बनाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग के ही समय में किया गया था। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए ही प्रथम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में किया गया था। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था वॉरेन हेस्टिंग के ही समय में। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही। वार्निंग दिया पीट दिया। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग 1784 में पारित हुआ था। ओके, अब इसमें मिलान करना है कौन सही है आपका। 1790 से 92 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही है। ठीक है, और 1765 में अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था कि 75 में। ठीक है, तो दूसरा सही है। 1790 से 92 तीसरे मैसूर युद्ध। 1824 से 26 में
प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध था। 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। ठीक है, आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच में, यानी 2-3 सही है, 2-3। सिख गुरुओं से संबंधित थे कौन सा कथन है, ये बताना है आपको। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बनते हैं। जी हाँ, अर्जुन देव जो है रामदास के बाद बनते हैं। देखिए, गुरु नानक देव, अंगद देव, अर्जुन देव, अर्जुन देव करे, अंगद देव, गुरु नानक देव, अंग देव, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव। ठीक है, फिर हरगोविंद, गुरु हरगोविंद, फिर हर राय, ऐसे बनते हैं। ठीक है, तेग बहादुर 9वें गुरु थे, तो 2 सही है। और गुरु अंगद सिखों की उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। जी हाँ, सिखों को उनकी अपनी लिपि दी गुरुमुखी, तो 2-3 सही है, 2-3 सही है। गुरु अंगद ने ही, या अंगदेव भी कहते इसे, सिखों के उनकी अपनी लिपि, सिखों को दिया अपना लिपि गुरुमुखी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार करना है। कौन सही है आपको ये बताना है। पहले देखिए, सतारा को लिया गया। ठीक है, सतारा के बाद संभलपुर को लिया गया, फिर झांसी को लिया गया। सतारा, संभलपुर, फिर झांसी को लिया गया। 3-2-1। ओके, निम्नलिखित में से भारतीय शासक कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। आधुनिक पद्धति से तो वो था विदेशों में, तो ये तो हैदर अली किया था या टीपू सुल्तान किया था। टीपू सुल्तान ने किया था। ठीक है, वह शासक कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। टीपू सुल्तान था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार किसके समय में बताया था। डलहौजी के समय में ही, पहले ही बता दिए थे आपको। सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 से सूची 2। 1775 में ये पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 में। ठीक है, फिर 1780 में हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में। हाँ, जिसने पटनोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया था, पीट दिया था, भले कूट दिया था। कौन? तो कार्टियर ने। सत्रह सौ 1780 में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें 82 में मर जाता है हैदर अली 1782 में। 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। ठीक है, 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, ऑप्शन सी। ठगों के दमन में बताए थे कौन था। दमन में कौन सा संबंध है। कर्नल स्लीमैन है, लेकिन बैंटिंग के समय में हुआ था। ठीक है, ठगों कर्नल स्लीमैन से संबंधित है। ठीक है, लेकिन क्या किया था ना, वो दबा दिया था। हालांकि बैंटिंग के समय में ये घटना था, लेकिन उस समय कर्नल कौन था, तो स्लीमैन था, कर्नल स्लीमैन। ठीक है, गवर्नर कोई और था। कौन? तो बैंटिक। ठगों के दमन कर्नल स्लीमैन ने महत्वपूर्ण भूमिका लिखा है। ठीक है, सबको सुला दिया, कर्नल स्लीमैन ने सुला दिया ठगों को। कर्नल स्लीमैन ने ठगों को क्या करे, सुला दिया। बहादुर शाह 1 शाह ए बेखबर के नाम से उपाधि मिला। शाह ए बेखबर। ठीक है,
शाह बेखबर क्यों कहा गया? क्योंकि जब बहादुर शाह वन जो था उसे कुछ पता नहीं था, जबकि उसके शासन काल में इतनी उपद्रव वगैरह हो रही थी। फर्रुखसियर को कहा जाता है मुगल वंश का घृणित कायर, ठीक है, मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है, घृणित कायर। अब मोहम्मद शाह को रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला जिसे उपाधि मिला, मोहम्मद शाह को ये नंगे रहता था ज़्यादातर, डांस वगैरह करते रहता था दारू वारू पी के मोहम्मद शाह को रंगीला कहा गया। अब बहादुर शाह द्वितीय को जफर नाम दिया गया है, ऑप्शन ए बहादुर शाह द्वितीय को जफर। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? तो 1707 ईस्वी में मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से बैठा था? बहादुर शाह वन के नाम से। यही बहादुर शाह वन शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद बहादुर शाह वन बैठा, ठीक है, शाह बेखबर बैठा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, फिर कौन बैठा? बहादुर शाह वन। मोहम्मद मुअज्जम भी नाम था इसका। बहादुर शाह वन की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर बैठा था, उस आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? तो किसकी सहायता से बना था? जुल्फिकार खां की मदद से, जुल्फिकार खां की मदद से बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन में बैठा हुआ था, जुल्फिकार की मदद से बैठा। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो सैयद बंधु से, ठीक है, सैयद बंधु के हेल्प से बना था। नृत्य निर्माता जिसे किंग मेकर भी कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? तो सैयद बंधु को कहा जाता है किंग मेकर, ठीक है। सैयद बंधुओं ने मराठे के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर दिया? तो फर्रुखसियर को हरा दिया था, ठीक है। किसको हरा दिया? फर्रुखसियर को। सैयद बंधु ने मराठों के सहयोग से मुगल को सत्ताच्युत यानी हरा दिया, किसे? फर्रुखसियर को। इसीलिए मुगल वंश का ये कायर भी कहलाता है, इसीलिए नहीं, ये उपाधि मिला हुआ इसे। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया था? तो सैयद बंधु ने इस चारों को देख रहे हैं, सभी को बनाया था, फर्रुखसियर को भी, रफीद उद दरजात को भी, रफीद दौला को भी, और मोहम्मद शाह, चारों को 1 2 3 4 सभी को बनाया था, इसलिए इसे किंग मेकर कहा जाता है। सैयद बंधु को, फर्रुखसियर को भी, रफीद उद दरजात, रफीद उद दौला दोनों है, ठीक है, रफीद दरजात और रफीद दौला दोनों, फिर मोहम्मद शाह चौथा, ठीक है, फर्रुखसियर तीसरा, फर्रुखसियर 1, दूसरा रफीद उद दरजात, तीसरा रफीद उद दौला, चौथा मोहम्मद शाह, चारों को बनाया था। अब मोहम्मद शाह ने सैयद बंधु को मरवा दिया था। बोलिए क्यों? क्योंकि ये जो सैयद बंधु था, जिसको ये बनवाता था ना, सबको मरवा देता था, इसीलिए मोहम्मद शाह समझ गया था कि ये मुझे भी मरवा देगा, इसलिए सैयद बंधु को मरवा दिया, ठीक है। सैयद बंधुओं को पतन किसके समय में हुआ था? तो सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? बताए थे अभी जस्ट, मोहम्मद शाह के समय में, क्यों मरवा दिया, ठीक है।